गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। बेटा आज हम आपको जैविक क्रियाएं या जैविक प्रक्रिया नामक पाठ से भाग 5 जो कि इस वीडियो में प्रेषित किया जा रहा है, ऐसा बुक में कुछ नहीं है भाग 5, 3, 4 ऐसा। इस वीडियो के क्रम के अनुसार भाग 5 में हम आपको पोषण व पाचन के विषय में बताएंगे। जो बातें शेष छूटी हुई हैं उसी क्रम में आगे आपसे जुड़ेंगे। बेटा आपको मैंने इसके पूर्व किस तरीके से मुख में पाचन क्रिया होती है इस बात को बताया था, और कौन कौन सी चीज़ें मुख में उपस्थित हैं जो पाचन क्रिया में मदद करती हैं इस बात को भी बताया गया था। मैंने आपको ये बताया कि आपके पास दांतों की संख्या जो होती है एक वयस्क मनुष्य के पास 32 होती है, और वहीं बात करेंगे एक बच्चे के पास जो दूध के दांत कहे जाते हैं उसकी संख्या 20 होती है। दांत के लिए एक छोटी सी बात कही जाती है कि ह्यूमन दांत जो होता है द्विबारदंती होता है, अर्थात इसके कहने का अर्थ होता है कि मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार टूटते हैं या 2 बार आते हैं। एक बार दूध का दांत टूट जाता है तो उसके स्थान पर अस्थायी दांत आते हैं, और दूध के दांत की संख्या हमने आपको कितनी बताई? 20 बताई। और वहीं परमानेंट टीथ जो होती है 32 होती है अपर जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में, जिसकी संख्या 16 होती है। अगर आप दूध के दांत की बात करेंगे ऊपर और निचले जबड़े में 10 की संख्या की होती है, जो एक बार टूटने के बाद पुनः उगता है उसके स्थान पर अस्थायी दांत। मैंने आपको वयस्क मनुष्य के डेंटल फार्मूला को बताया था। हम आपको आज एक जो बच्चे के दूध का दांत का फार्मूला है, बच्चे का दंत सूत्र आप कह सकते हैं, यह सूत्र याद रखेंगे तो बेशक आपको बोर्ड की परीक्षा में काम देगा। इस तरीके से होता है: इंसीजर 2/2, कैनाइन 2/1/1, प्रीमोलर 0/0 एंड मोलर 2/2 इज मल्टीप्लाइड 2 = 10/10। आप 2 1 3 2 5 × 2 = 10/10 लिखेंगे। इस तरीके से ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े में संख्या कितनी होती है? 20 की होती है। ये तो आपके बच्चे के दांत का सूत्र हो गया। अगर आप वयस्क मनुष्य के दांत का सूत्र एक बार फिर जानना चाहेंगे तो हम यही आपको दोहरा दे रहे हैं। वयस्क मनुष्य के दांत का सूत्र जो होगा, वयस्क दंत सूत्र जो होगा मानो वह आपका ICPM इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप ये आपका मल्टीप्लाई 2 = 16/16 = 32 होता है। यहाँ आपने इंसीजर की संख्या 2/2 दिखाया, कैनाइन की संख्या 1/1 दिखाया, उसके बाद प्री मोलर की संख्या 2/2 दिखाए और मोलर की संख्या 3/3 दिखाए। तो 2 कहने का 2 का मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है पेयर से मतलब होता है यहाँ पे, अर्थात ऊपर जो इंसीजर की संख्या है 2 पेयर है, अर्थात 4 की संख्या में है। कैनाइन का जो संख्या है वो 1 पेयर में है, अर्थात 2 की संख्या में। प्री मोलर की संख्या 2 पेयर में है, अर्थात 4 की संख्या में है, और इसमें मोलर की संख्या आपका 3 पेयर में है, अर्थात 6 है। तो यहाँ टोटल आपका 16/16 अर्थात 32 हो गया। तो ये तो दांत की बात थी। हमने वहीं आपको ये भी बताया कि मुख में एक मांसल ब्लेड जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे आप क्या बोलते हैं? जीभ बोलते हैं, टंग बोलते हैं। इस जीभ के जो कार्य हैं उसको जरा आप सुनिएगा। यही आपने ये पाया कि जीभ जो होती है इसके ऊपर ऐसे उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। इस उभरी हुई संरचना को, जो पूरे जीभ पर इस तरीके से छोटी छोटी उभरी हुई संरचना फैली है, इस उभरी हुई संरचना को आप स्वाद की कलियां या टेस्ट बड के नाम से जानते हैं, जो कि टेस्ट रिकग्नाइजेशन के लिए, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। यहाँ पे
आगे की तरफ ये मीठा स्वाद के लिए, ये पीछे की तरफ कड़वा स्वाद या बाइटर स्वाद के लिए, दूसरी तरफ यहाँ ये सोर खट्टे के लिए, और यहाँ बगल में साल्टी नमकीन के लिए आता है। ये पार्ट, ये अलग अलग पार्ट अलग अलग स्वाद के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से जीभ के द्वारा भोजन को सलाइवा से मिलाने में मदद मिलता है, भोजन को निगलने में मदद मिलता है, यह स्वाद को पहचानने में मदद करती है, बोलने में मदद करती है। ये सारे काम किसके होते हैं, जीभ की होती है। भोजन मुख गुहा से चलने के बाद आप कहाँ आता है, ग्रसनी में आता है। मान लीजिए यह मुख गुहा हो गया, अब ये एक मुड़ी हुई संरचना है जिसे आपने ग्रसनी कहा। ग्रसनी में आने के बाद यहाँ एक इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलता है जिसे कंठ कहा जाता है। कंठ के नीचे 2 पाइप के द्वारा जुड़ती है। ग्रसनी कॉमन होती है भोजन के लिए भी और वायु के लिए। यहाँ 2 पाइप, एक आपका विंड का ट्यूब है और एक फूड का ट्यूब है। तो ये भोजन आपका कहाँ पे आएगा, फूड के ट्यूब में आता है, जो कि आपका क्या कहलाएगा, आहार नाल का कौन सा भाग है ये, जो गर्दन से होते हुए जा रहा है, जिसे आप उसोफेगस कहते हैं। यह जिराफ का सबसे लंबा होता है, क्योंकि जिराफ का गर्दन तो सबसे लंबी होती है, आप ये जानते ही हैं। तो इस तरीके से उसोफेगस जो होता है वो जिराफ का सबसे लंबा होता है। यहाँ ग्रसनी से लेकर के इस उसोफेगस तक किसी भी प्रकार का भोजन क्रिया, भोजन के पचने की क्रिया नहीं होती है। यह यहाँ पे चबाए गए, मुख में चबाए गए भोजन को एक रास्ता प्रदान करने का ही काम करता है, या आप कह सकते हैं ये डाइजेशन के रूप में डेड पार्ट है। यहाँ पे किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, बस ये पैसेज प्रोवाइड करता है, उसको एक रास्ता प्रोवाइड कर देता है कि यहाँ का चबाया हुआ भोजन कहाँ आ जाएगा, आमाशय में आ जाएगा। यह आमाशय जिसे आप स्टोमक कहते हैं, यह एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। हम आपको आमाशय में किस तरीके से पाचन क्रिया होता है इसके विषय में बताएंगे। यह आमाशय आपका एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है, जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। इस आमाशय में, इस स्टोमक में जो इनर वॉल है, इस पे बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इस ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। इस ग्लैंड को आप कौन सा ग्लैंड कहेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, जिसे जठर ग्रंथियां हिंदी में कहा जाता है। इस जठर ग्रंथियों के द्वारा आपके अलग अलग प्रकार के एंजाइम का श्रवण होता है। उन एंजाइमों की मदद से आपके भोजन में उपस्थित जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, तत्व हैं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं, उनका टूटना होता है, ब्रेकडाउन होना होता है। उसको अभी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आप यह पाएंगे कि इस आमाशय में भोजन नियर अबाउट 4 to 5 आवर या घंटे रुकता है। यहाँ पे भोजन सबसे लंबे समय तक रुकता है, वह लगभग 4 से 5 घंटे की समय होता है कि यहाँ भोजन रुकता है। और यह भोजन जो रुकता है, इसके दीवार में एक प्रकार की गति भी होती है, जिस तरंगत के कारण इससे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसमें बहुत सारी एंजाइमें हैं, वह इसी में क्या करता है, भोजन के साथ में, चबाए हुए भोजन के साथ में, काइम के साथ में मिक्स हो जाता है। आप यहाँ पे पाएंगे कि सबसे पहला एंजाइम के तौर पे आप पढ़ेंगे पेप्सिन। यह आपका जो पेप्सिन होता है, ये प्रोटीन पचाने का क्या है, एंजाइम है। पेप्सिन जो है ये सबसे पुरानी एंजाइम के रूप में है। यह पेप्सिन आपका
निष्क्रिय पेप्सिनोजन के फॉर्म में पाया जाता है। यह सक्रिय तब होता है जब इसके साथ में HCl मिलता है। जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है वह गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, वहीं गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl भी निकलते हैं। वह HCl क्या करता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में, एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है और इस प्रकार से यह पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन बना देता है। आप एक बार फिर यही बात सुनिए। हमने आपको यह बताया कि यह जो पेप्सिन है यह पेप्सिन के फॉर्म में गैस्ट्रिक ग्लैंड से नहीं निकलता है, बल्कि यह निष्क्रिय फॉर्म में निकलता है जिसे आप पेप्सिनोजन कहते हैं। यह पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में तब बदलता है जब इसके साथ में HCl एक्ट करता है, मिलता है, जुड़ता है। यहाँ HCl के जुड़ने के बाद पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदलता है और इस तरीके से पेप्सिन जो होती है प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देने का काम करती है। यह पेप्सिन सबसे पुरानी एंजाइम के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। दूसरे एंजाइम की बात करें तो लाइपेज कहलाता है। लाइपेज जो होता है यह आपका लाइपेज यह फैट या वसा पर एक्ट करता है, यह वसा पाचक एंजाइम है। इस लाइपेज के द्वारा वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। यहाँ पे लाइपेज जो होती है यह गैस्ट्रिक लाइपेज के नाम से जानी जाती है। यह इसलिए कि ये स्टोमक से निकल रहा है, गैस्ट्रिक प्लेस से निकल रहा है, इसलिए गैस्ट्रिक लाइपेज के नाम से जानी जाती है। यह लाइपेज फैट के मॉलिक्यूल को जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलने का काम करती है। यह फैट के मॉलिक्यूल को क्या करती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलने का काम करती है। आपने इस तरीके से यह देखा कि यहाँ पे फैट और प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। तीसरी चीज आप पाएंगे कि इसकी यहाँ पे HCl भी स्रावित होता है। यह HCl जो होता है ये फिर आप कोई एंजाइम तो नहीं है, जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं HCl को, यह कोई एंजाइम नहीं है। लेकिन अगर इसका काम आप जानना चाहेंगे तो पहले काम के तौर पे ये क्या करता है कि यह आपका निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल करके प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, एक काम। दूसरी बात, यह पेप्सिन भोजन में आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। तीसरा काम, यह पेप्सिन लंबे समय तक यहाँ भोजन रुकता है, उसको सड़ने से, उसको डिस्ट्रॉय होने से क्या करता है, बचाता है। यह इस तरीके से यह पेप्सिन का काम था। वही यह एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिसके कारण आपका पेप्सिन काम कर पाता है। और अगर आप बात करें एक चौथे पदार्थ की जो म्यूकस यहाँ से निकलता है, तो ये म्यूकस जो होता है इसकी दीवार को संरक्षित करने का काम करता है, इसकी दीवार को बचाने का काम करता है। क्योंकि आप जानते हैं HCl एक एसिड है। यह एसिड वास्तव में वीक एसिड है, लेकिन लंबे समय तक यहाँ बने रहने के कारण यह इसके आमाशय की दीवार को डैमेज कर सकता है, इंजर्ड कर सकता है। इससे बचने के लिए यहाँ पे HCl का श्रावण होता है जो इसको बचाने में मदद करता है, इसके दीवार को बचाने में मदद करता है और इस HCl के एक्शन को वो क्या कर देता है, कम करता है। इस तरीके से ये आपने अभी आमाशय में किस तरीके से पाचन क्रियाएं होती हैं, कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे किस तरीके से कार्य करते हैं, इन बातों को पढ़ा। इसके बाद हम आपको कल यह बताएंगे कि यह आमाशय से पचा हुआ भोजन कहाँ पे आता है। ये आपका ग्रहणी में आता है और ग्रहणी में किस तरीके से पाचन क्रिया होती है, हम आपको इस बात को अगले वीडियो में बताएंगे और किस तरीके से कौन कौन एंजाइम और किन किन सहायक ग्रंथियों से भोजन की जो पचाने में सहायक ग्रंथियाँ वो कौन कौन से
जूस यहाँ पे सिक्रीट करती हैं कि भोजन ग्रहण आपके ग्रहणी में पचता है। इन बातों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।